Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चूँकि आप जानते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टडी करते हैं, तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी थी। एक प्रॉपर्टी थी इसमें लिक्विड्स में, that was about vapor pressure, and we discussed vapor pressure in detail. कल हमने इसका जो लास्ट एस्पेक्ट था that was heat of vaporization, वो हमने कल डिस्कस किया था। तो उसी के साथ फिर हमने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करना शुरू की थी, that was surface tension, but because of some unavoidable circumstances मैं ये सरफेस टेंशन का टॉपिक कल डिस्कस न कर सका। जो ही हमने शुरू किया था तो उसी के साथ कुछ ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि क्लास अधूरा छोड़ना पड़ा। तो इसलिए हम इंशाल्लाह आज इस सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास के दौरान अटेंटिव रहेंगे। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आने वाली है, दैट इज़ विस्कोसिटी। तो उसी के साथ हमारा ये यूनिट जो है ये कंप्लीट होगा। तो जहाँ तक सरफेस टेंशन का ताल्लुक है, तो सरफेस टेंशन के बारे में सबसे अहम बात ये है कि जो कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का नेचर जो होता है that is different than the nature of the molecules present in the body of the liquid or in the bulk of the medium. तो हम सब जानते हैं कि इन liquids में forces of attraction between the molecules of the liquid are stronger than those in gases and comparatively weaker than that of solids. तो intermediate force of attraction है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। अब जो मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द मीडियम, दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स। तो नेचुरली जितने भी मॉलिक्यूल इसकी सराउंडिंग में हैं, वो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल इस साइड पे हैं वो यहाँ इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इस साइड का मॉलिक्यूल इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह का साइड का मॉलिक्यूल इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ का मॉलिक्यूल इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इस मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाते हैं ऑन ऑल डायरेक्शंस। तो जब ऑल डायरेक्शंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने के सबब एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल कर रहे हैं। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ द मीडियम है, ओवरऑल इस पे जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारे फोर्स जो हैं वो बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स देयर इज net force, no net force acting on the molecule। इस मॉलिक्यूल पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इन द बल्क। आप समझ गए ना एक बात, यानी जो बॉडी बल्क में, बॉडी में जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें इस पे कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स जो इस अपना फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। उसके बरक्स जो मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे जो मॉलिक्यूल जो इसके सराउंडिंग में होते हैं वो ऑन ऑल साइड्स नहीं होते। आप देख लीजिए, ये मॉलिक्यूल सरफेस का मॉलिक्यूल है,
इस तरफ इस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। मगर इस ऊपर वाले साइड पे सरफेस की तरफ कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो इस सरफेस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। इसलिए इस मॉलिक्यूल पे, सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स अप्लाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल, उन सबों की डायरेक्शन एक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ ये फोर्सेस एड अप होंगे, इस मॉलिक्यूल पे एक नेट फोर्स अप्लाई हो जाएगा। नेट फोर्स इज अप्लाइड, नेट फोर्स इज अप्लाइड, और उस नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। इस तरह से सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स पे एक नेट फोर्स अप्लाई होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द सरफेस। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स पे एक ही साइड पे नेट फोर्स का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ इन मॉलिक्यूल्स पे कंटिन्यूअसली एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। इस फोर्स के सबब ये मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई फोर्स इनको बैलेंस करने वाला नहीं है। नीचे की तरफ ये मॉलिक्यूल्स खींचे चले आते हैं। तो इस तरह से एक किस्म का स्ट्रेस इन मॉलिक्यूल्स पे पड़ जाता है, एक फोर्स इन पे अप्लाई होता है जो उनको नीचे की तरफ खींचता है। ये फोर्स जो है इट प्रोड्यूस ए सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस। यही फोर्स, यही स्ट्रेस जो इन सरफेस मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है, इसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर में मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उसके बरकस जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, इन मॉलिक्यूल्स पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स की वजह से इन पे एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, एक टेंशन पैदा हो जाता है। यही फोर्स जो है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट राइट एंगल्स टू द सरफेस इन पे पड़ जाता है, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये सरफेस टेंशन कितना फोर्स है ये डिफाइन करने के लिए हम सरफेस का 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस, और देखते हैं कि इस 1 सेंटीमीटर सरफेस पे कितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन, एट राइट एंगल्स टू द सरफेस कितना फोर्स अप्लाई होता है अलोंग 1 सेंटीमीटर। उसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहेंगे। सो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, आप लिख सकते हैं सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड is defined as the force acting at right angles, defined as the force acting at right angles to the surface, along 1 centimeter length, along 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, उसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इस तरह से इसका यूनिट जो बनेगा सरफेस टेंशन का, दैट विल बी डायनस पर सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर पर कितने डायनस फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। या अगर एसआई यूनिट्स में आपको बात करनी हो, क्योंकि एसआई यूनिट्स में फोर्स का यूनिट न्यूटन है और लेंथ का यूनिट मीटर है, तो आप कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर कितना फोर्स अप्लाई होता है, एक मीटर सरफेस एरिया पे कितने न्यूटन्स फोर्स अप्लाई होते हैं, दैट विल बी द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड। क्योंकि जैसा मैंने बता दिया कि सरफेस टेंशन जो है ये फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचता है। तो इस फोर्स की वजह से ये सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं दे रिमेन इन ए कांस्टेंट स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है या टेंशन जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स जब किसी टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वी डोंट फील वेल, वी डोंट फील गुड, हम ये अच्छा नहीं मानते हैं।
ये हमारी अच्छी हालत नहीं होती है। इसी तरह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे जो ये इनवर्ड पुल होता है, जो ये स्ट्रेस या सरफेस टेंशन जो है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं वो चाहते हैं कि इन पे कम से कम सरफेस टेंशन हो या ना हो, कोशिश करेंगे कि इन पे सरफेस टेंशन ना हो। अब अगर हो तो वो कम से कम हो। यानी ये लिक्विड जो हैं they do not want to remain in the state of surface tension, in the state of surface टेंशन। ये सरफेस टेंशन के स्टेट में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सरफेस टेंशन जो है इट इज नॉट ए गुड फिनोमेना। इसलिए लिक्विड्स जो हैं दे विल ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन। लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड्स विल ट्राई टू reduce their surface tension। वो अपना टेंशन कम करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमें अगर कोई टेंशन होगा, वी ट्राई टू ओवरकम दैट टेंशन। इन द सेम वे लिक्विड्स विल आल्सो ट्राई टू ओवरकम दिस टेंशन। तो अब देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन जो है इट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स। अब जाहिर सी बात है, जितना सरफेस ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा सरफेस टेंशन होगा इस लिक्विड पे। इसलिए ये लिक्विड क्या करेंगे, सरफेस टेंशन से बचने के लिए दे विल ऑलवेज ट्राई टू हैव लोअर सरफेस एरिया। इनकी कोशिश होगी कि वो एक ऐसे स्टेट में रहें, एक ऐसी हालत में रहें जिस हालत में इनका सरफेस एरिया कम से कम हो। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही इस लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स पे कम फोर्स अप्लाई होगा, उतना ही सरफेस टेंशन कम होगा। तो देखा गया है कि जो डिफरेंट सरफेसेस हैं, जैसे कुछ सब्सटेंसेस सिफरिकल सरफेस में होते हैं, कुछ कॉनिकल सरफेस होती है, कुछ रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। तो देखा गया है कि जो जो सर्कुलर सरफेसेस जो होती है, सिफरिकल सरफेस जो होती है, स्फीयर्स जो होते हैं, स्फीयर में एक लिक्विड में कम से कम फॉर ए गिवन लिक्विड, आप इस तरह कह सकते हैं, फॉर ए गिवन लिक्विड जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इज स्मॉलर इन spherical shapes, इन spherical shapes। spherical shape में सरफेस एरिया कम से कम होता है। इसलिए जब हम कोई भी लिक्विड देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई वाटर ड्रॉप अपनी उंगली पे उठाएंगे, आपने 100 बार ऐसी एक्टिविटी की होगी, अगर आप पानी, अपनी उंगली आप पानी में भिगो दीजिए, पानी में डाल दीजिए, फिर बाहर निकालिए, जो पानी आपकी उंगली के साथ स्टिक हुआ है ये पानी नीचे आ रहा है। जूं ही ये पानी फिंगर टिप पे पहुंच जाता है, वहां पर ये सिफरिकल शेप अख्तियार करता है ना। तो इसी तरह से आपने देखा होगा जो बारिश के कतरे होते हैं, रेन वाटर, ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो बारिश के कतरे होते हैं वो भी सिफरिकल शेप के होते हैं। यानी पानी जो है ये सिफरिकल शेप अख्तियार करने की कोशिश करता है, बल्कि करता है, क्योंकि सिफरिकल शेप में इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। जब सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस एरिया कम होने के सबब इस पे कम सरफेस टेंशन एक्ट होता है। इसी तरह से अगर आपने मरकरी देखा है, मरकरी जो होता है आप जानते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, तो इस मरकरी के जो ड्रॉप्स हैं या मरकरी लिक्विड जो है ये भी सिफरिकल शेप अख्तियार करता है, ये भी सिफरिकल शेप अख्तियार करता है सरफेस टेंशन से बचने के लिए। तो सरफेस टेंशन जो है, अब आपने देख लिया कि सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो सिफरिकल शेप अख्तियार करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर सरफेस एरिया। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कराना चाहेंगे, if we wish to increase the surface area। आप मेरी बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में ये इंटरनल टेंडेंसी है कि वो कम से कम सरफेस टेंशन अपने ऊपर लेना चाहता है। तो सरफेस टेंशन से बचने के लिए लिक्विड की ये इंटरनल
डिज़ायर है, लिक्विड का ये इंटरनल डिज़ायर है कि वो सिफरिकल शेप अख्तियार करता है, क्योंकि सिफर में उसका सरफेस एरिया कम है। तो कम सरफेस एरिया अख्तियार करने के लिए लिक्विड सिफरिकल शेप अख्तियार करता है, यानी सरफेस एरिया रिड्यूस करता है लिक्विड खुद ब खुद बाय इटसेल्फ। इट इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी टू रिड्यूस द सरफेस एरिया बाय टेकिंग सिफरिकल शेप। अब अगर हम ये चाहेंगे कि नहीं, हमें इस लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कराना है, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कराने का मतलब ये हुआ कि हमें सरफेस टेंशन बढ़ाना है इसका, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है। लिक्विड जो है ये फोर्स कम करने के लिए सिफरिकल शेप अख्तियार करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए। अब अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाहेंगे, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट सरफेस टेंशन, आपको सरफेस टेंशन के खिलाफ काम करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन कम करने के लिए जो काम लिक्विड ने खुद किया है, अब आप सरफेस टेंशन बढ़ाना चाहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा के, दैट मीन्स आपको सरफेस टेंशन के खिलाफ काम करना है, यानी आपको यहां से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं, द वर्क विच वी डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, उस वर्क को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। यानी सरफेस एनर्जी क्या है? इट इज द वर्क विच इज टू बी डन, और वो जो वर्क है दैट वी मेजर जनरली इन अर्ग्स, द वर्क विच वी डू in order to increase the surface area, that work is measured in ergs। और अब ये देखना है कि अर्ग्स में हमने वर्क मेजर करना है to increase the surface area। अब कितना सरफेस एरिया आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम लेते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी किसी लिक्विड का अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया बढ़ाने के लिए हमें कितने अर्ग्स काम करना पड़ेगा, दैट विल बी द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या है? द वर्क इन अर्ग्स, यहां मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, द वर्क इन अर्ग्स, द वर्क इन अर्ग्स required to be done, required to be done to increase or extend the surface area, to increase or extend the surface area by 1 square centimeter, by 1 square centimeter is called surface energy। आप समझ गए ना सरफेस एनर्जी क्या है? यानी सरफेस एनर्जी वो काम है जो हम करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए बाय 1 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करना हो बाय 1 सेंटीमीटर, ये खुद ब खुद नहीं होगा, हमें इसके लिए यहाँ से काम करना पड़ेगा। जो काम हम करते हैं उसको हम मेजर करते हैं अर्ग्स में। अब हम कितने अर्ग्स काम करेंगे लिक्विड का सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्रीज करने के लिए, उसी वर्क को हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। तो सरफेस एनर्जी जो है, सरफेस एनर्जी जो है, इट मीन्स इट इज इक्वल टू वर्क डन टू इंक्रीज, वर्क डन to increase the surface area by 1 square centimeter, work into length। work done है ये, it is work done per square centimeter, per square centimeter। अब ये जो work done है, work done is equal to force into length, work done is equal to force into length divided by per square centimeter। अब फोर्स जो है, फोर्स हम मेजर करते हैं इन डाइनस, लेंथ जो है इसका यूनिट है सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर का 1 सेंटीमीटर नीचे के 1 सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, तो यू विल गेट डाइनस पर सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन का यूनिट जो है दैट इज आल्सो डाइनस पर सेंटीमीटर। जैसे आपने भी कहा
फोर्स विच इज अप्लाइड along 1 सेंटीमीटर सरफेस। तो डाइनस पर सेंटीमीटर जो है ये सरफेस टेंशन का भी यूनिट है, और यही डाइनस पर सेंटीमीटर जो है ये सरफेस एनर्जी का भी यूनिट है। तो इस तरह से अगर हम सरफेस टेंशन मेजर करना चाहेंगे तो सरफेस टेंशन को हम सरफेस एनर्जी की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। या आप यूं कहिए कि अगर आपको सरफेस टेंशन मेजर करना हो तो आप सरफेस एनर्जी मेजर कीजिए। जितनी सरफेस एनर्जी होगी उतना ही सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड होगा। ठीक है ना। आप देख लीजिए ये जो सरफेस टेंशन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, कुछ अहम सी छोटी छोटी सी बातें हैं। रिजल्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो रिजल्ट्स हमें सामने आ रहे हैं उनमें तो एक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज द स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स। स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, यानी लिक्विड जो है, लिक्विड के जो कतरे होते हैं, चाहे कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, बेंजीन हो, टॉल्यूइन हो, पेट्रोल हो, मरकरी हो, ये सारे के सारे लिक्विड जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप अख्तियार करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया पानी के कतरे भी स्फेरिकल होते हैं। आप जो पानी में हाथ डाल के उंगली से जो पानी गिर जाता है वो भी स्फेरिकल शेप का होता है। मरकरी जो होता है वो भी स्फेरिकल शेप का होता है। इसके पीछे क्या रीजन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया कम होता है। जब सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। सरफेस टेंशन से बचने के लिए लिक्विड्स स्फेरिकल शेप अख्तियार करते हैं। नंबर 1। अब एक और प्रॉपर्टी, एक और इफेक्ट देखिए, दैट इज फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास। फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास, यानी गिलास जो होता है शीशा, जब हम इसको काटते हैं तो काटने के बाद इसके जो एंडस होते हैं या जहां पर ये जहां पर हम गिलास को काटते हैं वहां पर इसकी सरफेस जो होती है, एजेस जो होते हैं, वो एजेस बहुत ही शार्प होते हैं। अगर हम उनको ऐसे ही रहने देंगे तो उसकी वजह से हमें कोई भी इंजरी हो सकती है, चुभ सकता है ये बॉडी में कहीं भी। तो इसलिए इस गिलास की सरफेस को शार्प होने से बचाने के लिए या इनकी शार्पनेस खत्म करने के लिए हम इस गिलास को जहां पर हम इसे काटते हैं वहां पर हम इसको आग में डालते हैं। तो आग में डालने से क्या होता है, ये गिलास जो है ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद हम इसको आग से बाहर लाते हैं। तो बाहर लाते ही जब ये मोल्टन गिलास फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये स्फेरिकल शेप अख्तियार करता है। स्फेरिकल शेप यानी इसके जो शार्प एजेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपने कभी लेबोरेटरी में जेट ट्यूब बनाया होगा, जेट ट्यूब, यानी हमें लोअर क्लास में अक्सर बेशतर 9th 10th में हम क्या करते हैं, हम डिलीवरी ट्यूब्स या बेंट ऑफ गिलास ट्यूब, हम एक एक्सपेरिमेंट वहां पर करते हैं, बेंट ऑफ गिलास ट्यूब एक, और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम वहां पर करते हैं ड्राइंग ऑफ जेट ट्यूब्स, जेट ट्यूब ड्रा करना। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ये, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब, ये जो स्पिरिट लैंप होता है हमारे पास लेबोरेटरी में, तो स्पिरिट लैंप पे के फ्लेम पे हम डिलीवरी ट्यूब को रखते हैं। डिलीवरी ट्यूब होता है गिलास ट्यूब, छोटा सा गिलास ट्यूब, इसको ऐसे रखते हैं। तो जहां पर हम इसको हीट कर रहे हैं वहां पर एक गिलास जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू कर देता है, सॉफ्ट बन जाता है। तो अगर आप इस एंड को ऐसे रखेंगे होल्ड करके, इस एंड को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की तरफ लेंगे तो ये गिलास ट्यूब जो है ये इस तरह से बेंड होगा। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कितना एंगल बनाना चाहते हैं, 90 बनाना चाहते हैं, 90 से ज़्यादा बनाना चाहते हैं, 90 से कम बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप ये एंड ऊपर कितना लेंगे। ठीक है ना।
तो इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ गिलास ट्यूब्स, क्योंकि हमें बेंट गिलास ट्यूब्स लेबॉर्ट्री में अक्सर बेशतर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमें पहले सीखनी पड़ती है कि हम कैसे गिलास ट्यूब को बेंड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें जेट ट्यूब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जेट ट्यूब क्या होता है, अब यहीं पे देखिए, ये जो गिलास ट्यूब है, चूँकि मैंने बता दिया, ये गिलास ट्यूब जब हम इस फ्लेम पे रखते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता है। तो इस वजह से आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते। अब अगर हम इसको ऊपर नीचे बेंड करने के लिए मूव ना करें तो क्या करें, एक एंड को इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचें, दूसरी तरफ इस एंड को, इस दोनों एंड्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शंस में आहिस्ता आहिस्ता हम इनको खींचेंगे। तो ये तब होगा, ये तब दूर जाएंगे जब यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस हुई होगी। तो फिर क्या हो जाता है, इस तरह हो जाता है। आप देख लीजिए, ये गिलास ट्यूब इस तरह का बनता है। इसी तरह से इस तरह इस साइड का गिलास ट्यूब जो है वो भी इस तरह का बनता है। यानी यहाँ पर ये जो एंड है, एंड्स आहिस्ता आहिस्ता बहुत छोटे बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये दूर हो गई, छोटी सी तार जैसी बीच में बन गई, इसको आप तोड़ डालिए तो ये एक जेट है, ये दूसरा जेट है। अब इसका एंड जो है दैट विल बी शार्प। इस एंड शार्प एंड को बचाने के लिए, इसकी शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए हम इसको फिर से इसी आग में डालते हैं। तो इसका शार्पनेस जो है ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद ये इस तरह की गोल सिफरिकल शेप अख्तियार करता है। तो इसको हम कहते हैं फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास। तो फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास में जब हम मेल्टिंग करते हैं तो ये सिफरिकल शेप अख्तियार करता है फायर में मेल्ट करने से। तो इसकी रफनेस ख़त्म हो जाती है, तो ये पॉलिश सरफेस बन जाती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ये जो सिफरिकल शेप अख्तियार हो जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी, एक और इफेक्ट आप देखते हैं सरफेस टेंशन का, दैट इज राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। देख लीजिए, इस तरह से मैं आपको समझा दूंगा। अब आपने देख लिया, ये छोटा सा गिलास ट्यूब जो है, इसी को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो अगर हम किसी भी बर्तन में कोई लिक्विड लेंगे, सपोज पानी लेंगे हम इस तरह से, अब अगर हम इस पानी में एक डिलीवरी ट्यूब देंगे या कैपिलरी ट्यूब इस तरह से इसमें रख लेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टी एक है जो आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी, लिक्विड्स कीप देयर लेवल। तो होना क्या चाहिए कि जो ही हमने इस डिलीवरी ट्यूब को या कैपिलरी ट्यूब को पानी में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, तो इसके अंदर भी पानी चला जाएगा। तो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स कीप देयर लेवल, इसका मतलब होना चाहिए कि बाहर और डिलीवरी ट्यूब के अंदर, डिलीवरी ट्यूब के बाहर या कैपिलरी, ये समझ लीजिए कैपिलरी ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब जो होता है, डिलीवरी ट्यूब भी छोटा ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब जो होता है वो छोटा गिलास ट्यूब होता है, जिसका अंदर का जो साइज होगा, डायमीटर, जो अंदर का डायमीटर होगा वो बिल्कुल कम होता है, उसी को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो होना क्या चाहिए, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड दैट इट कीप्स इट्स लेवल, तो जितना लेवल ऑफ वाटर बाहर है कैपिलरी ट्यूब से बाहर, उतनी ही लेवल लिक्विड की कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी होनी चाहिए। मगर जो ही हम कैपिलरी ट्यूब वाटर में डाल देते हैं, आप देखेंगे कि जो वाटर है इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर तक चला आता है। यानी लेवल जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर और कैपिलरी ट्यूब के बाहर ये एक जैसी नहीं होती है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेवल ऑफ द लिक्विड जो है ये राइज हो जाता है। तो इसी एक्शन को कैपिलरिटी कहते हैं। यानी कैपिलरी ट्यूब में किसी भी लिक्विड का ऊपर आ जाना, खुद ब खुद ऊपर आ जाना, दिस एक्शन इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में जो ये लिक्विड ऊपर आ जाता है, अब इसके पीछे क्या राज है, तो इस प्रॉपर्टी को, इसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। अब आप बताएंगे कैसे। इसके पीछे एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सरफेस टेंशन जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड में जिस प्रॉपर्टी से लिक्विड बचना चाहता है।
liquid doesn't want to remain in a state of high surface tension. अब जब ये लिक्विड बीकर में है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। क्योंकि लिक्विड सरफेस टेंशन में रहना नहीं चाहता है, इट विशेस टू रिड्यूस इट सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से आपने पढ़ा कि ये सिफरिकल शेप भी अख्तियार करता है। क्योंकि इस कंटेनर में इसको लिक्विड को सिफरिकल शेप अख्तियार करने की गुंजाइश नहीं है, तो अब अगर हम इसमें कैपिलरी ट्यूब डाल देते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब डालने से क्या होता है, इसी लिक्विड का ये पानी जो है ये इस कैपिलरी ट्यूब में आ जाता है और कोशिश करता है, लिक्विड की कोशिश ये होती है कि सारा का सारा पानी जो बीकर में है वो सारा का सारा पानी इस कैपिलरी ट्यूब में आ जाए। इस लिक्विड की ये टेंडेंसी है, लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो चला जाए इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो इस बीकर में रहना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर बीकर में रहेगा तो फिर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। अब अगर यही पानी कैपिलरी ट्यूब में आ जाएगा तो क्या होगा, तो कैपिलरी ट्यूब में जब ये पानी आएगा, ऊपर कैपिलरी ट्यूब के सरफेस एरिया जो है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब है थोड़े से मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिन पर सरफेस टेंशन होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल वो होंगे जो सरफेस टेंशन से बच जाएंगे। इसलिए कैपिलरी ट्यूब में आने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब है सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि लिक्विड की इंटरनल टेंडेंसी है सरफेस टेंशन कम करने की। तो इसलिए ये लिक्विड्स जो होते हैं जब इन्हें कैपिलरी ट्यूब मिलता है तो ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर खुद ब खुद चले जाते हैं ताकि इनका सरफेस टेंशन कम हो। सरफेस टेंशन से बचने के लिए ये लिक्विड्स खुद ब खुद इस कैपिलरी ट्यूब में चले जाते हैं और ऊपर तक इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इसकी टेंडेंसी कि सारा पानी अंदर चला जाए और अंदर सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन से बचने के लिए ये लिक्विड्स रेज हो जाते हैं इन कैपिलरी ट्यूब्स। तो यही प्रॉपर्टी लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं, पानी प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। जब प्लांट्स में हम देखते हैं वहाँ पर राइज ऑफ लिक्विड फ्रॉम रूट्स, पानी जो है सैप जो है वो रूट से ऊपर चला जाता है अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट, अप द टॉप ऑफ द सिस्टम, अप टू द लीव्स। तो उसमें भी जाइलम के जरिए प्रॉपर्टी हो रही है। जाइलम जो एक्चुअली है वो तो स्मॉल कैपिलरी ट्यूब है, वेस्क्यूलर बंडल्स हम नहीं कहते हैं। तो वेस्क्यूलर ट्यूब जो है जाइलम का, दैट एक्ट्स एज अ कैपिलरी ट्यूब, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरिटी एक्शन द वाटर फ्रॉम द रूट्स rises up to the top of the stem, up to the apex of the plant। तो वहां पर यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है ना। इसमें एक और प्रॉपर्टी जो है वो अंडरस्टैंड जरूरी करनी है, दैट इज द मिनस्कस ऑफ द लिक्विड। मिनस्कस ऑफ द लिक्विड, ये बात भी जरा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए अगर हम इस तरह से एक बीकर में पानी लेंगे और दूसरे बीकर में अगर आप मरकरी लेंगे या टफ में मरकरी लेंगे इस तरह से, फिर अगर आप इन दोनों में एक गिलास ट्यूब डालते हैं, यहां पर गिलास ट्यूब डालेंगे, यहां पर भी इसमें गिलास ट्यूब डिप करेंगे, मरकरी में भी, ये मरकरी है और ये पानी है। आप देखेंगे इसमें जब लिक्विड रेज होगा तो लिक्विड की अपर सरफेस जो होगी वो नीचे की तरफ इस तरह से होगी, इस तरह से। उसके बरकस मरकरी में आप देखोगे कि यहां पर जो लिक्विड होगा वो इसकी लेवल जो होगी वो डाउन होगी इस तरह से, और इसका जो अपर लेवल साइड जो होगा वो इसका जो मतलब सिफरिकल शेप वाला पार्टिकल, सिफरिकल शेप जो ये अख्तियार करेगा, उस सिफियर का वो आउटर पोर्शन जो होगा कन्वेक्स साइड होगा वो, जबकि वाटर में ये कनकी की तरह होता है, नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ। यानी जब लिक्विड किसी ट्यूब में होता है फिर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स कैसी शेप अख्तियार करेंगे, आया कि वो पिट जैसा बनाएंगे नीचे की तरफ या वो सिफियर जैसा बनाएंगे, जिस तरह मैंने बता दिया मरकरी में होता है। इसी को हम मेनिस्कस कहते हैं। तो वाटर में जो ये बनता है इसको हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं, लोअर मेनिस्कस। और मरकरी में जो बनता है इसको हम अपर मेनिस्कस कहते हैं। ये लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस जो है ये हम एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस
and cohesive forces. On the basis of adhesive forces and cohesive forces. Cohesive forces जो हैं, these are the forces cohesive forces जो हैं, these are the forces existing between the molecules of the liquid. Molecules of the liquid. जैसे ये पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। अच्छा, जब यही पानी गिलास ट्यूब के अंदर दाखिल हुआ तो यहां पर लिक्विड और गिलास सरफेस के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, उस फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द कंटेनर कहिए या सरफेस ऑफ द गिलास ट्यूब कहिए, उस फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जहां तक वाटर का ताल्लुक है, वाटर में एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांगर होते हैं देन कोहेसिव फोर्सेस। वाटर में एडहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रांगर होते हैं देन कोहेसिव फोर्स। इसलिए जब पानी इस ट्यूब के अंदर चला जाता है तो ये इस लिक्विड, ये जो गिलास है, गिलास स्ट्रांगली वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ऊपर ही चले जाते हैं। तो इसलिए लिक्विड की सरफेस भी रेज हो जाती है और ऊपर जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं, क्योंकि नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यानी अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि गिलास के दरमियान और पानी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं, उस वजह से ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ जाते हैं। उसके बरक्स जो मरकरी है वहां पर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांगर हैं देन एडहेसिव फोर्सेस। तो इसलिए ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, मरकरी लिक्विड के मॉलिक्यूल, वो इस मरकरी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, गिलास ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और गिलास अट्रैक्ट करता तो फिर इन मॉलिक्यूल्स को भी गिलास अट्रैक्ट करता, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चले जाते, बीच में एक पिट रह जाता। क्योंकि मरकरी में ऐसा नहीं होता है, मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो इस स्ट्रांगर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से मरकरी में ये जो मेनिस्कस होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और वाटर में ये मेनिस्कस जो है ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से इन दो डिफरेंट लिक्विड्स में जो मेनिस्कस अख्तियार किया जाता है, कनकेव मेनिस्कस और कन्वेक्स मेनिस्कस, वो हम इन कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस की बुनियाद पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन के बारे में हम अब एक बात समझ चुके हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब आप कह सकते हैं कि जिन लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा वहाँ पर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ये फोर्स वीक होगा वहाँ पर सरफेस टेंशन कम होगा। तो सरफेस टेंशन जो है इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। नंबर 1। इसी तरह से एक और पॉइंट है, ये जो लिक्विड्स हैं इनका सरफेस टेंशन जो है इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पड़ जाता है। ये आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर पड़ गए तो उससे क्या होगा, सरफेस टेंशन भी कम होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो इस तरह से दीज वर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसमें मैंने बता दिया, एक ये है कि स्फेरिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास जो हम करते हैं उसमें सरफेस टेंशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह से कैपिलरी ट्यूब्स में जो लिक्विड की लेवल राइज हो जाती है, या जो प्लांट्स में हम देखते हैं एसेंट ऑफ सैप, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। इसी तरह से मेनिस्कस की बात जो मैंने की कि मरकरी का जो मेनिस्कस है डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, तो इस वाटर का है डाउनवर्ड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसी तरह से सरफेस टेंशन जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट ऑफ
it is also affected by temperature. So this is all about surface tension. Inshallah, tomorrow we will discuss the last property of the liquids, that is viscosity. तो उसी के साथ इंशाल्लाह ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा. थैंक यू.